हम सब की अपनी अपनी ताकत है, हमारे संसाधन हैं, और अगर हम एक दूसरे के संसाधनों का लाभ उठा करके हिंदी शिक्षण का, हिंदी प्रसार का कार्य आगे बढ़ाएंगे तो यह न सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही उपयोगी कदम साबित होगा। तो आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम आदरणीय मूले साहब की प्रतीक्षा करेंगे और उसके पूर्व हम शीघ्र इनोवेटिव अप्रोचेज यानी कि शिक्षण में कोई नई नई जो तरीके, तकनीक पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा चलती है मालबोरो स्कूल में, उसकी प्रमुख शिक्षिका हैं और मैं अब चाहूँगा कि आप अपना कार्यभार संभालें और मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ बैठ जाएं या यहाँ से, जैसा आप ठीक समझें। नहीं, मैं बैठ जाऊँगी अनाउंस करके। हाँ, तो कृपया सोनाली जी का स्वागत करें जरा तालियों से। नमस्कार और अभी मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं आए, फिर भी हम शुरू करते हैं। तो हमारे इस सत्र में जिसको कि हमने बोला इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग संस्थाएं जो हिंदी पढ़ा रही हैं यहाँ पे और हिंदी से जुड़े हुए हैं सालों से और शायद मेरे से भी ज़्यादा पहले से हिंदी पढ़ा रहे हैं, उनमें से मैं कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी जो अपने संस्था के बारे में और अपने पढ़ाने के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे। तो उनमें से मैं सबसे पहले बुलाऊंगी मंच पे शाहीन प्रवीण जी को, सुषमा मल्होत्रा जी को, पूर्णिमा देसाई जी को, संजोत तत्के जी को और भारतीय विद्या भवन की तरफ से श्री दीपक दवे जी। तो सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाने के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरी खुद की हिंदी शिक्षा तो हाई स्कूल के बाद बंद हो गई थी और न तो मैंने लैंग्वेज में कोई शिक्षा पाई है उसके आगे और न तो टीचिंग या एजुकेशन में, पर मेरी शिक्षा ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस रही है और मेरा जो कार्यकाल रहा है और जिसमें मैं सीखा है कि रिस्क टेकिंग, तो मैं सोचती हूँ कि वो मैंने अपनी हिंदी पढ़ाने में लाया, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो उसको मैं कहती हूँ वो इनोवेशन है। और इनोवेशन का यदि आप अनुवाद देखें तो उसका साधारण अनुवाद है कि नई माध्यम से या नए तरीके से कुछ करना। तो मैंने पढ़ाने की शुरुआत बहुत इनोवेटिव वे से ही हुई है और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। और मेरा अनुभव रहा है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाती हूँ जिससे कि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, अपने को उससे रिलेट कर सके और तब उनको सीखने में रुचि आएगी। हमारे स्कूल में अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम थी, पर मेरी क्लास में कभी नहीं प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगता है कि कुछ मैंने ठीक ही किया है। तो सबसे पहले मैं उनके शाहीन जी को बुलाऊंगी
और उनका परिचय मुझे देने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ उनके सामने, उन्होंने जितना काम किया है। और शाहीन जी बस छोटा सा है कि पहली बार मैं उनसे पेन में मिली जब मैं अपने टीचर ट्रेनिंग के लिए गई थी। उसके बाद जब भी मिलती हूँ स्टार टॉक में, शाहीन जी आप तो पेन में, नहीं मैं तो यहाँ चली गई। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उनको ट्रैक करना, बट फाइनली अपने ही स्टेट में पकड़ा है। अब वो शायद रटगर्स से कहीं नहीं जाएंगी। तो ये रटगर्स में हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं, उर्दू भी पढ़ाती हैं, और वो आप सबको बताएंगी कि उन्होंने अपने पढ़ाने में क्या क्या नई चीज़ें आजमाई हैं। तो शाहीन जी। तो मिला हाँ नहीं IPA। तो एक तो बात ये है कि जब हमसे कहा जाता है 1 घंटे का है तो हम वो आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं। आज 10 मिनट का है तो शायद 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो पढ़ाने के दौरान मैं करीब 15-16 साल से पढ़ा रही हूँ, गिनने का भी नहीं टाइम मिला कि कितने साल हो गए, बस पढ़ाती जा रही हूँ। तो उसमें जो हमने नई चीज़ें उसमें जो सीखते गए अपने ट्रेनिंग के दौरान, उसको हमने क्या क्या हमने किया उसमें। तो जो स्कूलों में यहाँ पर चल रहा था बहुत दिनों से, वो हमारे लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेजेस, जो कम भाषाएं, मतलब ज़्यादा पॉपुलर भाषाएं नहीं थी, उनमें हमने उसमें हमने कुछ नई चीज़ें हिंदी उर्दू पढ़ाने में हमने उसमें शामिल की हैं। हाँ, तो आज जो इस पे हम बात करेंगे, एक प्री वर्कशॉप हुई थी, ठीक है। ये लाइट्स ऑन कर शुरू करें। प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में थोड़ा बहुत जिन लोगों ने अटेंड की है उसमें काफ़ी कुछ बातें की हैं। तो उसमें का एक एस्पेक्ट मैं ले रही हूँ कि उसमें हम लोग एक असेसमेंट टूल जो हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसको कहते हैं IPA। इसका IPA जो है वो लर्नर्स की कम्युनिकेटिव एबिलिटी और कल्चर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हम एक असेसमेंट करते हैं। तो IPA जो है असेसमेंट टूल है, वो लर्नर्स की जो सीखने की, ठीक है, हाँ, लर्नर जो सीखते हैं उसको हम किस तरह से करते हैं, उसको असेस करते हैं। तो असेस करना जो IPA का है, IPA का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस असेसमेंट। उसको 3 मोड में करते हैं। एक है इंटरप्रेटिव। का होता है कि जैसे हम उनको कोई टेक्स्ट दे रहे हैं या सुनने को या पढ़ने के लिए, उसी के बेस पर हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, और उससे हम उनके माध्यम से ये देखते हैं कि बच्चे ने या लर्नर्स ने कितना सीखा। फिर होता है एक दूसरा मोड है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल, जिसमें जो भी उन्होंने सीखा है उसका आपस में बातचीत करके प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उससे ये पता चलता है कि जो इन्होंने इंटरप्रेटिव मोड में जो पढ़ा या जो समझा उसको वो किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ की सिचुएशन में, बोलचाल में किस तरह से। तीसरा मोड जो भी उन्होंने सीखा, जो भी प्रैक्टिस की, उसको वो प्रिपेयर करके तैयार करके उसमें वो एडिटिंग कर सकते हैं, और वो राइटिंग में भी हो सकता है या स्पीकिंग में भी हो सकता है, उसको वो लर्नर्स प्रेजेंट करता है। तो 3 मोड में अभी तक जो हम लोगों का पुराना ढंग था उसमें ये चीज़ें हम नहीं अप्लाई करते थे। सेकेंड स्लाइड। तो हमने इसको ओल्ड पैराडिग्म, और जहाँ पे मुझे लगता है कि हम सब ओल्ड पैराडिग्म वाले सिस्टम से आए हैं, उसमें ये चीज़ें थी कि हम लोग जो जिसकी ग्रामर की असेस करते थे या वोकेबलरी या कल्चरल पॉइंट्स, और उनका जो स्कोरिंग होती थी नंबर या परसेंटेज दे दिया, और कभी कभी उसमें मल्टीपल चॉइसेस होती थी, और जो टेस्ट होता था हमारा वो पैसिव नॉलेज का होता था, जो बिल्कुल निष्क्रिय होती थी। हम उसको अपने उस पर अप्लाई नहीं कर सकते कि जो हमने सीखा उसको हम इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ें हम लोग ने असेस, सिर्फ इसी पे वो था, असेस करने का हम लोग का एम्फेसिस था। तो और उसमें प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं आ पाती थी, और जो आती भी थी तो उसको हम टेस्ट नहीं करते थे। और एक चीज़ और थी कि जो एक समेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट में, और एक टर्म है कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट।
तो पढ़ाने के बाद हम लोग क्या माध्यम तक बस पढ़ा दिया और उसके बाद हमने उसका एंड टेस्ट ले लिया और कहा भाई पास हो गए, फेल हो गए, वो समेटिव असेसमेंट। लेकिन और फिर रूब्रिक्स वगैरह हम लोग को नहीं होती थी, होती भी थी टीचर के मेंटल उसमें होती थी, दिमागी तौर पर कहीं लिखा हुआ रूब्रिक नहीं होती थी कि असेसमेंट करने में हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस में। और अगर होती भी थी तो टीचर्स स्टूडेंट से नहीं शेयर करते थे, तो टीचर के पास होती थी, स्टूडेंट को नहीं पता, हम लोग को पढ़ाने को दे दिया। टीचर किसी भी आंसर से पूछ सकता था और हम लोग को नहीं पता होता था, हम इस पर हमको असेस किया जा रहा है कि दिन में मार्क्स मिले। लेकिन अमेरिकन स्कूल जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा स्कूलों में तो ऐसा नहीं रहा था, जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह नई टेक्निक्स जो आई उसमें। लेकिन हम लोगों के उसमें तो क्या क्या हमने यहाँ पर आके सीखा और उसमें हमने अपनी पढ़ाई में क्या की। तो नए पैराडिग्म में हमने एम्फसाइज किया लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी। पहले लर्निंग प्रोसेस पे कोई हमारा नहीं हम उस पर ध्यान देते थे। उसके बाद फिर हम उनको एप्लीकेशन इसको छोड़ने दूसरा स्टूडेंट्स को लर्निंग चॉइस देना और उनकी टर्मिनेट करना इन परफॉर्मेंस में। तो हम स्टूडेंट को अक्सर चॉइस भी देते हैं, उनको एक्टिविटीज़ दे दी कि क्या करोगे, ये करोगे या ये करोगे, उसको मल्टीपल बना करके। और यहाँ तक कि एक और चीज़ में हम अभी बता दें, जब हम करिकुलम भी बनाते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स से हम सर्वे लेते हैं, कहते हैं कि आप क्यों सीख रहे हैं, आप किस तरह का या लर्निंग स्टाइल पे बात करना। तो उससे हम स्टूडेंट्स का एक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम अप्लाई करते हैं कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, किसका क्या एस्पेक्ट फोकस करना चाह रहा है, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है या लिखना ज़्यादा चाहता है या उसमें बोलना ज़्यादा चाहता है। तो इस तरह से हम करिकुलम बनाते वक्त ही देख लेते हैं कि हमारे पास कौन आ रहा है सीखने वाला। वो फिट्स फॉर ऑल साइजेस नहीं करते हम लोग, टेलर करते हैं। और हम लोगों को सुविधा है कि कम जब हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग ये चीज़ें ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और कॉमनली डाटा एडमिशन तो आसानी से करते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग नॉलेज जो हमारा ज्ञान बच्चा लेता है पढ़ाई करते के बाद, भी लोगों ने मेरा कल देखा था, हमारे विद्यार्थियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उनका मकसद ये होता है कि उसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल कर सके, कि वो जब दुनिया में बाहर जाए जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी में या लोगों से बात करें तो उनको समझ भी सके और अपनी बात भी कर सके। पहले ये होता था रीडिंग पढ़ लिया और पढ़ के वो समझ सकते हैं लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं करते। और उसमें हम लोग लर्निंग में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट एनकरेज करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कि आपको चॉइस देती है ऐसे करना है और आपको उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं। फिर स्टूडेंट्स में हम वो ही नहीं जाते आपको ये करना है, फिर हम उनको ये प्रॉब्लम दे देते हैं कि ये है, वो अपनी एक्टिविटी उनकी भी जो क्रिएटिविटी होती है उसको भी मैच करते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है। और वाकई में मैंने देखा कि जब हम कहते हैं ये करो उसमें करते, लेकिन हम गाइड करके हम ये चाहिए तुम किस तरह दिखाना चाहोगे, तो उसमें ऐसे अजीब व गरीब तरीके से वो इतना अच्छा काम करके लाते हैं। जिसमें से कल मैंने एक को दिखाया था क्लिपिंग, वो एयर ट्रैवल वाला बच्चे ने तैयार किया था। तो वो रियल लाइफ में वो गया, सफ़र से लौट के आया और उसने बिल्कुल वही किया कि जो उसको लगा कि हमें को ये चीज़ करना चाहिए, या एक शहर घूम के आया और उसके बाद तो आज हम टाइम कम लोग नहीं दिखाएंगे और कल कुछ लोग थे उन्होंने देखे। तो ये जो मैंने अभी बताया कि इंटरप्रेटिव इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन इसका शॉर्ट है। हाँ इसको हमने क्लास में किस तरह बताया, क्योंकि कुछ लोग ये टर्मिनोलॉजी से जिनको नहीं फेमिलियरिटी है वो हम बता भी दें कि इंटरप्रेटिव मोड चल रहा है। उनको हमने एक रियल लाइफ पे हमने एडवर्टीजमेंट दिया। हाँ, ऑथेंटिक मटीरियल का इस्तेमाल करना भी हमने एक्टिविटी में किया कि वो उनके लिए नहीं बना कि जो सिर्फ नेटिव स्पीकर नॉन नेटिव के लिए तैयार किया जाता है। ये हम रियल लाइफ में जो देखने जा रहे हो, तो एक मेरे पास एडवर्टीजमेंट था मार्केट का, बाजार का और कपड़ों के बाजार का। तो मैं उसका मैंने लिया, वो इसमें पिक्चर नहीं आ पाई, वो उनको दिया और उसके बेस पे फिर काफ़ी क्वेश्चन बनाया, पहले रीडिंग बनाया। नेक्स्ट स्लाइड। पहले उनसे पूछा कि ये है आप क्या सोच रहे हैं या किस तरह का आपको जब जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। फिर ये सब एक्सरसाइज चल रही जो इंटरप्रेटिव में हम देते हैं कि इस मटेरियल से इन्होंने क्या सीखा, हम टेस्ट करते हैं कितना कॉन्फ़िगरेशन किया।
उसके बाद ये वो चल रहा है, इसमें अब स्टूडेंट जो है इंटरपर्सनल, उसके बेस पर उनको एक्टिविटी दी है और वो आपस में बात कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो उन्होंने समझा क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं कि अच्छा तुम बाजार और तुम खरीद रही है, तो एक कस्टमर बना है, एक वो बना है खरीदार, तो ये लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। और इसमें हमने कल्चर का भी देखा, उनको एक्सपोज किया, क्योंकि उस दुकान का जो फ्लैट था उस पर वो बना था, वो शुभ लाभ लिखा था, तो स्टूडेंट को कल्चर से एक्सपोज किया और देखा कि उन्होंने क्या हमारे यहाँ जब ताकि वो जब भी निशान देखी तो उनको बताया, वो इंग्लिश में बताया, हिंदी बिगनिंग लेवल है कि क्या उसका है, और हेरिटेज स्टूडेंट ने भी बताया कि ये कल्चर को एक्सपोज करने के लिए या हमारे कल्चर में कि कोई भी काम शुरू करते हैं शुभ काम, तो उस पर ये संगीत होता है। तो बस आज का मुझे यही बताना था, समय भी हो रहा है, तो ये है कि अपने सवाल शाहिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल, क्योंकि ये ऐसा राउंड टेबल टाइप पैनल है, तो ऐसा करेंगे सब लोग अपना प्रेजेंटेशन करें, शायद कुछ सवालों के जवाब आपको और प्रेजेंटेशंस में भी मिल सकते हैं, और नहीं तो आखिर में हम सवाल पूछ सकते हैं जो हमारे हर वक्ताओं से अलग अलग। तो अभी मैं बुलाऊंगी सुषमा जी को। सुषमा जी न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करती हैं और काफ़ी दिनों से काम करती है, स्टार्टअप में भी काम करती है, और इन्होंने न्यूयॉर्क में जो हिंदी रिजन एग्ज़ाम्स की शुरुआत की है। और सुषमा जी हमको बताएंगी इन्होंने अपने प्रोग्राम में क्या क्या नई चीज़ें शुरू की हैं और क्या क्या इनोवेशन किया। इनोवेशन हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, या तो मटेरियल प्रेजेंटेशन में, ऑथेंटिक टेस्ट में, असेसमेंट में, या ओवरऑल टीचिंग मेथड्स में। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैनल से आपको हर एस्पेक्ट का कुछ ना कुछ अंदाज मिलेगा। तो आइए सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम लोग भारत से यहाँ पर अध्यापक बनकर आते हैं, तो जब हम किसी को बताते हैं कि मैं भारत में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो एक अलग तरह का विचार यहाँ के लोगों के मन में आता है, क्योंकि जिस तरह भारत में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो यहाँ बिल्कुल ही उसके विपरीत कह सकते हैं, या बिल्कुल उससे भिन्न है। क्योंकि हमें इंडिया में इंग्लिश भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और हिंदी तो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है, जबकि यहाँ पर आप इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं और हिंदी को भी जब आप फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजी सिमिलर होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय आपको क्विकली एक स्लाइड दिखाना चाहूँगी कि जो हमें नॉट ओनली न्यूयॉर्क स्टेट, अमेरिका के जो फॉरेन लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स हैं, क्विकली, ताकि उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो करिकुलम हम लोग डेवलप करते हैं वो हम बैकवर्ड प्लानिंग से करते हैं। चाहे हम लोग, मैं चाहे वो हिंदी एज अ स्टार्टअप के लिए समर के लिए करती हूँ, चाहे मैं 20-22 साल से टीच करती हूँ और सुपरवाइज करती हूँ, तो हमारा गोल होता है कि बैकवर्ड प्लानिंग करनी है कि एंड गोल क्या है और उस गोल पर हमने किस तरह पहुँचना है, लेकिन उसके पीछे हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे दिमाग में होते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड अपना ही, इनको हम 5 C's कहते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज में आती है। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अभी शाहीन जी ने आपको 3 मोड्स बताए हैं, जिसमें इंटरप्रेटिव, इंटरपर्सनल एंड प्रेजेंटेशन होता है। उसके ऊपर ही अकेले आपका एक पूरा करिकुलम बन सकता है, चाहे आप उसको पूरा सेमेस्टर खींच सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा दीजिए। इसमें देखिए स्टैंडर्ड 1 में कम्युनिकेशन है, सेकंड स्टैंडर्ड जो है वो कल्चर्स है। अब जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसका कल्चर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हम इंडिया में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अंग्रेजी के कल्चर का ज्ञान नहीं होता। बच्चे वहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन कम्युनिकेशन कोई नहीं होती है। सो सबसे पहले इन दोनों को, न्यूयॉर्क स्टेट फॉरेन लैंग्वेज में इन दोनों स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही सारा करिकुलम बना हुआ है, जबकि अमेरिका के जो फॉरेन लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स हैं वो 3 C's और आएंगी, जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी। लेकिन ये सारा जो करिकुलम हम लोग बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं, समर में करते हैं, थ्रू आउट द ईयर करते हैं, तो इन दोनों के बेस पर ही होता
तीसरा जो स्टैंडर्ड है, नहीं इसमें आगे चलिए, हाँ ये तो फिर आगे आप चले जाइए। ये फिर वही जो आपको शाहीन जी ने दिखाया है, इंटरप्रेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगला स्लाइड दिखा दीजिए आप। इंटरप्रेटिव, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनको लेकर हम आगे करिकुलम पूरा डेवलप करते हैं। इसमें सारी स्किल्स आती हैं। ये पर्सनल रिएक्शन हो जाता है, आगे दिखा दीजिए प्लीज़ आप। ये इंटरपर्सनल होती हैं। फिर नेगोशिएटिंग, ये सारी डिटेल्स हैं जो हम लोगों को फोकस करके करिकुलम डेवलप करना पड़ता है। तो हाँ जी, स्लाइड्स को बेशक आप बंद कर दीजिए। सो सारा जो बैकवर्ड प्लानिंग होती है इन दोनों के आधार पर होता है, लेकिन जो तीसरी सी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिटीज़ है। हमें फॉरेन लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कम्युनिटीज़ को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। चौथी सी है कनेक्शंस। कनेक्शंस रखने पड़ते हैं, ये अमेरिका के स्टैंडर्ड्स हैं फॉरेन लैंग्वेज के। और जो पांचवी सी है वो कंपैरिजंस है। वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम हिंदी को किसी और भाषा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम जब हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है, जैसे हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाना चाहते हैं, हम ज्योग्राफी भी अगर हम पढ़ाते हैं हिंदी भाषा में, तो उसका मतलब है कि हम हिंदी को ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको लेकर हमें बैकवर्ड प्लानिंग करके हम मोस्टली अपना करिकुलम डेवलप करते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी जो हमारे 2014 स्टार्ट टॉक की फ़ोटोज़ हैं। उनको देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमने किस तरह का करिकुलम डेवलप किया था। पिछले साल हमने, क्योंकि बिगिनर के लिए और इंटरमीडिएट के लिए दो डिफरेंट लेवल्स के कारण थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। पिछले साल हमने बिगिनर को दिया था अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, और जो 2 सिटीज़ हमने लिए थे कुल्लू एंड चंडीगढ़ लिया था। अब कुल्लू और चंडीगढ़ का हमने हिस्ट्री कंपेयर की, ज्योग्राफी कंपेयर की, क्लाइमेट कंपेयर किया, वहाँ का रहन सहन, भोजन, सारा हमने कंपेयर किया। ठीक है, तो उस फोटोज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे बच्चों ने कारीगर किया। ये तो फोटो है जो हम स्टार्ट ऑफ में, हमारे पहली फोटो पे आप प्लीज़ दिखाइए, पहला सबसे स्लाइड। ये अशोक ओझा जी हमारे साथ हैं जब हम स्टार्ट ऑफ की प्रेजेंटेशन पोस्ट प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में गए थे। अच्छा, ये जो फर्स्ट है, इसमें आप देखिए हमने वहाँ प्रेजेंट किया था। तो ये सारी फोटोज़ हमने स्टार्ट ऑफ पोस्ट कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर दिखाई थी। कहाँ गए थे मुझे भूल गया हम इस बार। अच्छा, ये बच्चों का कुछ काम है जिसमें देखिए ये बिगिनर है जो कि रंग दिखा रहे हैं, और ऊपर आप देखिए हमारे कम्युनिटी को हम किस तरह इन्वॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं सुषम बेदी जी हमारे प्रोग्राम में आई थी, वो भी बच्चों को मिल रही हैं। अगला दिखा दीजिए। ये हमारे 2 अध्यापक हैं जो हमारे साथ पोस्ट प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में गए थे, और ये सब बच्चों के काम की फ़ोटोज़ हैं। ये भी बच्चों के काम की फ़ोटोज़ हैं। और दिखा दीजिए थोड़ा सा आगे ही, तो वहाँ का प्रेजेंटेशन है। ये अशोक जी ने हमारा साथ दिया था वहाँ पर। ये देखिए, ये है बच्चों ने एनवायरमेंटल साइंसेस को लेकर एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और ये वहाँ से उन्होंने खुद पत्ते और कागज़ ये सब क्रिएट करके, ये चंडीगढ़ में उन्होंने एक सुखना लेक का सीन क्रिएट किया था, उसमें ये उन्होंने रिसाइकलिंग मटेरियल यूज़ किया था। ये भी ये क्लास का सीन है। ये हमारे जो हमें लकीली थॉमस एडिसन हाई स्कूल कमरे दे देता है, तो हम वहाँ पर ये प्रोग्राम समर में कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों ने बोर्ड बनाई है, और ये बच्चों का ही काम है। वो देखिए ऊपर बच्चों के जो ये वो जो सिंबल है हाथ वाला, वो भी चंडीगढ़ का एक सिंबल है। ये सारा क्लास का काम है, आप देख सकते हैं ये बच्चों का काम है सारा किया हुआ। जो हम उन्हें टॉपिक देते हैं, ये टेल ऑफ 2 सिटीज़ था, लेकिन जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे थे उन्होंने किया था इफेक्ट्स ऑफ ट्रीज इन योर लाइफ, कि पेड़ों का और वृक्ष का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है और हमारे जीवन में किस तरह उनका योगदान है उसको लेकर। क्योंकि अगर आप देखें चंडीगढ़ में आप जाएं, आपको क्यों ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष उगाए जा रहे हैं। और अगर आप कुल्लू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली कंपेयर किया था। हाँ जी, ये हम लोगों को फील्ड ट्रिप में भी लेकर जाते हैं। ये हम लोग इनको बोटैनिकल गार्डन में लेकर गए थे बच्चों को। ये फिर एक किसी और क्लास का काम है, ये बच्चों का काम है जो उन्होंने किया हुआ है। और ये देखिए, ये उन्होंने वो डॉल हाउस बनाया हुआ है चंडीगढ़ का, और वो उस तरफ क्या बनाया हुआ है चंडीगढ़ का, आई थिंक लेक है, रॉक गार्डन, सॉरी रॉक गार्डन, वो मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ जी, रॉक गार्डन बनाया है। रिसाइकल मटेरियल बच्चे इकट्ठा कर लाए थे। हाँ जी, तो ये बच्चे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि इंटरैक्टिव और अपने आप काम कर रहे हैं। बिकॉज फोकस होता है कि स्टूडेंट
सेंटर्ड क्लास हो, ना कि टीचर खड़ी होकर लेक्चर दे। वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर भाषा पढ़ाने का। ये दूसरी क्लास में, ये देखिए सुषमा बेदी जी को आप देख सकती हैं, हमारी क्लास में आई हुई है। ये एक फील्ड ट्रिप और है जो कि हम उनको इंडियन कम्युनिटी में लेकर जाते हैं। तो ये वहाँ पर एक दीपाली हाउस है। दीपाली हाउस हमें इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ पर इंडिया के बेसिकली तो वो शादी की तैयारियाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको देखने को सब कुछ मिल जाता है। मूर्तियाँ भी हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं वहाँ पर। और ये देखिए वहाँ पर पीछे किसी भगवान की मूर्ति है। तो ये दीपाली हाउस में बच्चों ने फोटो ली हुई और वो दो पीछे अध्यापक भी खड़े हुए हैं। ये फिर एक अच्छा, वो जो ऑरेंज साड़ी में है आप देखकर हैरान होंगे। पिछले वर्ष हमारे लिए एक सौभाग्य था कि भारत से ये प्रिंसिपल आई थी। इनका अपना स्कूल है इंडिया में। इन्होंने और हमारे बच्चों ने स्काइप पर हिंदी भाषा में बातचीत करी थी। तो वो बहुत हैरान थी कि हम इंडिया में हिंदुस्तान से बड़े बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। और इनका अपना स्कूल है वहाँ। और क्योंकि इस टाइम दिन है तो वहाँ पर रात थी, लेकिन थोड़े से बच्चों को इन्होंने इनवाइट कर लिया था। तो दिस वाज पब्लिश्ड लाइक दैट। हाँ जी, ये भी वही क्लासरूम का सीन है। तो ये बेसिकली वही पर स्टार्ट ऑफ। सो धन्यवाद। सो हमें ना कि स्टार्ट ऑफ के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के भी, और बैकवर्ड प्लानिंग करके हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि स्टार्टअप की वजह से तरह तरह के साधन और माध्यम हिंदी पढ़ाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। और जरा याद करिए जब हम लोग हिंदी पढ़ते थे स्कूल में तो कैसा माहौल था। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी संजोत जी से आके अपनी संजोत जी, तो आप जैसा आपको अशोक जी ने बताया युवा हिंदी संस्थान से जुड़ी हुई है। रिचर्स का कोषाध्यक्ष है, तो पर्सन टू वॉच आउट फॉर। और ये स्टार्टअप से भी जुड़ी हुई है, स्टार्टअप के प्रोग्राम्स भी करती है और ये अपनी कार्यक्रम के बारे में बताएंगी। संजोत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी वक्ता बैठे हैं। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरा काम है बच्चों के स्तर पे जाके उनको सिखाना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके उनको मार्गदर्शन करना। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी युवा हिंदी संस्थान के बारे में देना चाहती हूँ। मैं युवा हिंदी संस्थान से पिछले 4-5 साल से जुड़ी हूँ, सदस्य हूँ और कोषाध्यक्ष भी हूँ। सब लोग जानते होंगे युवा हिंदी संस्थान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2009 में की थी। तो युवा हिंदी संस्थान के उद्देश्यों में से एक है कि हम नई पीढ़ी तक, जो अमेरिका में पलने वाले बच्चे हैं, उन तक हिंदी पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और 2010 से हम स्टार्टअप प्रोग्राम कर रहे हैं। 2010 में हमने जॉर्जिया में किया था, वहाँ पे लगभग 100 बच्चे उपस्थित थे। और 2011 में हमने डेलावेयर में किया था, वहाँ पे लगभग 90 बच्चों का कैंप हुआ था। और 2012, 13 और 14 हम 3 साल से पेंसिल्वेनिया में हैटफील्ड टाउन में प्रोग्राम कर रहे हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी का और विजय गंभीर जी का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिला है मुझे। हमारे सारे जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हम स्टार्टअप ट्रेन हैं और हम अपना करिकुलम हर साल बनाते हैं, जिसकी हम शुरुआत ये अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। हर एक एक्टिविटी, हर एक वर्कशीट हम बनाते हैं। और स्टार्टअप के बारे में अभी शाहीन जी ने और सुषमा जी ने बहुत कुछ बताया। इंटरपर्सनल मोड, जब प्रिंटिंग मोड, प्रेजेंटेशन मोड, बैकवर्ड डिज़ाइनिंग, ये सारे हमारे कार्यक्रम में और 5 सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी थी। मैं दोबारा इस पर नहीं बोलना चाहूँगी, समय की कमी है। और मैं TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इस विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। स्टार्टअप का प्रशिक्षण में हमें ये कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे क्लासरूम में डेस्क पे बैठे हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी शिक्षिका नहीं है। इसका मतलब है कि 70% बच्चों ने आगे आके
पार्टिसिपेट करना है और हम हर एक एक्टिविटी में भाग लेना है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं हमने बड़ा सा फ्लोर मैप डाला हुआ है जहाँ पे भारत का नक्शा है और जहाँ पे फ्लाई स्वेटर से बच्चे खेल रहे हैं। साथ में टीए बैठी हैं, वो उनको पूछ रहे हैं कि ये, क्योंकि हमारा टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था, तो बच्चे यहाँ पे बता रहे कि ये स्टेट कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है, केरला कहाँ पे है, ये वहाँ पे बैठ के कर रही है। ये इस पिक्चर में भी वही एक्टिविटी हो रही है। तो फिजिकली टोटली इन्वॉल्व है यहाँ पे बच्चे, कोई सुस्त बैठा नहीं है और माइंड उनका पूरा एक्टिविटीज़ में लगा है। तो ये एक उदाहरण है इसका। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दिशा दिखा रहा है, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हाथ से वो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लड़की भी आपको ज्योग्राफी के बारे में दिखा रही है। नीचे यहाँ पे बच्चे इंटरपर्सनल एक्टिविटी चल रही है, इनका नाम पूछ रहे हैं और इसको हम इनर सर्कल आउटर सर्कल एक्टिविटी कहते हैं, जहाँ पे बच्चे इनर सर्कल में खड़े हैं और बाहर की आउटर सर्कल में जो बच्चे वो रोटेट होते रहते हैं। तो सवाल जवाब वही है, हर बार हम नए बच्चे को सवाल पूछते हैं। ये फूड यूनिट में हमने उनसे प्रैक्टिकल समोसे बनाने का तरीका, इसमें तलना, बेलना, समोसे का मिश्रण भरना, ये सारी वर्ब्स हमने उनको बताए थे। और अगले इसमें आप देख रहे हैं कि रोल प्ले कर रहे हैं, एक पैरा बन गया है और एक कस्टमर है, तो यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। ये बस कुछ बच्चों के कार्य है। और टेक्नोलॉजी नहीं, तो टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एप्पल का ज़माना है। हर बच्चे को जितना हमें नहीं आता उतना उनको एप्पल के बारे में या आईपैड के बारे में पता है। तो हमें इस बार हमने शामिल ही करना था, तो हमने युवा निधि संस्थान ने 3-4 आईपैड ले लिए हैं और हम सॉफ्ट पपेट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने डाउनलोड, सॉफ्टवेयर नहीं ऐप है, तो जिसमें बच्चों ने पपेट बने हैं ये, और आवाज़ उनकी रिकॉर्ड हो रही है। मतलब हमारा काम है कि उनसे बुलवाना, लेकिन उनको बिना समझे वो ये कर रहे हैं कि वो उनका ध्यान पपेट में है। तो बाद में ये मैं आपको दिखाऊंगी। और टेलीग्राम में ये भी हमने इस्तेमाल किया था। एक छोटा सा देख लीजिए, जिन बच्चों को बिल्कुल बोलना नहीं आता था वो कैसे इस सॉफ्ट पपेट के थ्रू बोल रहे हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि कार्टून भी है, मतलब उनकी खुद की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, शायद बच्चे भी आगे आके करते हैं।